स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम अपने इस सेशन में पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीप का पार्ट फर्स्ट, जो कि एशिया से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम एशिया है। और अगर इसके उत्तर दिशा की ओर देखें तो आपको आर्कटिक महासागर दिखता है, और अगर आप इसके पूर्व दिशा की ओर देखें तो प्रशांत महासागर दिखता है, और दक्षिण दिशा में आपका हिंद महासागर आता है। अफ्रीका को एशिया लाल सागर से अलग करता है, और अगर हम आप इसके पश्चिम दिशा की ओर देखें तो भूमध्य सागर देखने को मिलता है। भूमध्य सागर के उत्तर दिशा में आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिलता है, और दक्षिण दिशा में अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलता है। यह बात आप जरूर याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से लाल सागर अलग करता है, और उत्तर दिशा में इसके आर्कटिक महासागर स्थित है। और अगर हम पूर्व दिशा की ओर बात करें तो प्रशांत महासागर स्थित है, और दक्षिण दिशा में हमारा हिंद महासागर स्थित है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये हमारा एशिया महाद्वीप। चलिए आइए देखते हैं। एशिया हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देता है। उसका कारण केवल पृथ्वी का घूर्णन है, क्योंकि पृथ्वी है हमारी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और जापान की कुछ स्थिति इस प्रकार है। तो जब पृथ्वी इस दिशा में घूर्ण करेगी तो सबसे पहले जापान में सूर्य दिखाई देगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया महाद्वीप नंबर 1 पर आता है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगर हम एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं, जिनमें से 3 देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। सबसे पहला आप लोग जानते होंगे रूस, और दूसरा जानते होंगे तुर्की, और तीसरा आप लोग देश जानते होंगे जिस देश का नाम है कजाकिस्तान। ये तीनों देश हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं। चलिए आइए देखते हैं एशिया को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो एशिया की नदी घाटी को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जैसे मानिए ये एक नदी बह रही है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, विकसित हुई हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे आकर बसी हैं। उसका कारण ये था कि वो लोग यहाँ पर आके बस जाते थे, उनको पीने के लिए पानी मिल जाता था। और आप लोग जानते हैं जहाँ पर पानी का रिसाव सुचारू रूप से चल रहा होगा, उसके अगल बगल में वन पेड़ पौधे होंगे, तो इनको फल खाने पीने के लिए मिल जाते थे। और जहाँ पर जंगल होंगे वहाँ पर जीव भी होंगे और जानवर भी होंगे। तो ये लोग जानवरों का आखेट का मतलब होता है शिकार करके उनको खाना पसंद करा करते थे। फल मिल जाते थे और पानी मिल जाता था। इसी कारण सभी लोग नदी किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे जैसे विकास होता चला गया, लोगों ने अपनी दूरियां बढ़ाना चालू कर दिया, और इसी तरीके क्षेत्र का विस्तार होता रहा। अगला देखते हैं। एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि एशिया महाद्वीप में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। आइए देखते हैं जल संधियाँ। जल संधियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दो पानी के बड़े जलाशयों को जो पतला मार्ग जोड़ता है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। सबसे पहली हमारी जल संधि है बाब एल मांडेव जल संधि, जो कि यमन हमारा अरब का एक भाग है, अरब के प्रायद्वीप का एक देश है। और जिबूती के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है, और ये अफ्रीकन हॉर्न का सदस्य है। हॉर्न का मतलब होता है सींग नुमा आकृति का निर्माण करते हैं, और इस सींग नुमा आकृति में 4 देश आते हैं। उन 4 देशों में जिबूती एक है। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 देश हैं। अगली हमारी जल संधि है मलक्का जल संधि, जो कि एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एक प्रमुख खासियत ये है कि सबसे लंबी जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है मलक्का। अगली हमारी जल संधि है पाक जल संधि, जो श्रीलंका और भारत के मध्य में है। अगर हम इसे कहें कि यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ती है। अगली हमारी जल संधि है सुड्डा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगली हमारी जल संधि है हार्मुर जल संधि, जो ओमान और ईरान के मध्य है। ओमान भी अरब के प्रायद्वीप का एक देश है, और ईरान इराक के बगल का पड़ोसी देश है। अगली हमारी जल संधि है बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का और रूस के मध्य है। अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका का एक भाग है, और इसके पहले ये रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन इस समय ये यूएसए के अधीन है। यहाँ पर बर्फ़ साल भर जमी रहती है। इस कारण रूस ने इसको अपने पास में रखना ज़्यादा ठीक न समझा, तो इसे अमेरिका को दे दिया। इस समय ये अमेरिका का एक भाग है। अगर आपसे कोई कहे कि एशिया को
एशिया को और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका जवाब होगा बेरिंग जल संधि, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में अलास्का स्थित है और एशिया में रूस। अब हम पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियों के बारे में। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, एशिया महाद्वीप में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उनमें से सबसे पहली हमारी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रुस, जो कि ईरान में है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ईरान में हमारी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम एल्ब्रुस है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है अल्टाई, जो कि रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान में इसका विस्तार है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यह अल्टाइन पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है काकेकस पर्वत श्रृंखला, जो कि रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की यहाँ पर पाई जाती है। जैसा आपको चित्र में काकेकस पर्वत दिख रहा है, ये इसका विस्तार रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की तक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो आपका जवाब भी काकेकस पर्वत श्रृंखला होना चाहिए। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। जैसा आपको पता होगा, ये हिमालय आपको दिख रहा है, यह नेपाल, भूटान, चीन और भारत में इसका विस्तार है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिंदकुश है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये एक पर्वत श्रृंखला जा रही है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदकुश पर्वत श्रृंखला है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है सुलेमान और किरदर, जो कि पाकिस्तान में फैली हुई है। ये आपको सुलेमान दिख रही होगी और इसी के बगल में आपको एक पर्वत श्रृंखला दिख रही होगी जिसका नाम किरदर है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है एल्बुर्ज, जो कि ईरान में है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला है जो कि ईरान में स्थित है। अगले हमारी पर्वत श्रृंखला है अराकानियोमा, जो भारत और म्यांमार के मध्य है। जैसा कि आपको चित्र में ये अराकानियोमा दिख रहा है। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो आपका जवाब आएगा अराकानियोमा। यहाँ पर आपको म्यांमार देश देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको भारत के 7 सिस्टर्स राज्य देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है नानसान पर्वत श्रृंखला, जो कि चीन में स्थित है। इसके बाद हमारी अगली पर्वत श्रृंखला है अल्ताई शान, जो कि चीन, रूस और मंगोलिया तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अगली हमारी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट खिंगन पर्वत श्रृंखला, जो कि चीन और मंगोलिया तक फैली हुई। अब हम पढ़ते हैं मरुस्थल। मरुस्थल पढ़ने से पहले मरुस्थल जान लेना जरूरी है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा, जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान को मरुस्थल कह देते हैं। ऐसा स्थान गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मरुस्थल सिर्फ गर्मी हो। जहाँ पर भी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वह स्थान मरुस्थल कहलाता है। जैसा आप लोग को दिख रहा होगा रूबल खाली, जो कि सऊदी अरब है। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, रूब जिसमें आ जाए, दोनों सऊदी अरब के हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपना चेहरा छुपा कर रखे हैं, तो ये आप रखना रूब से। अगला हमारा है दस्ते काविर, दस्ते लूत। जैसे हम लोग गए थे ईरान, वहाँ पर कुछ ऐसा खा लिया जो हजम नहीं हुआ तो दस्त आने लगे, तो आप लोग इससे याद रखिएगा दस्ते कबीर और दस्ते लूत मरुस्थल जो हैं वो ईरान में स्थित हैं। अगला याद रखिएगा टकला मकान पश्चिमी चीन या मंगोलिया भी कह सकते हैं। अगर इसकी खासियत के बारे में जाने तो यह शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में फेमस है। अगला है हमारा गोबी मंगोलिया है और इसकी खासियत जानते हैं, यह एक ठंडा मरुस्थल है। अगला हमारा मरुस्थल है नेगेव मरुस्थल, जो कि इजराइल में है। वर्तमान समय में इजराइल को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। अगला हमारा मरुस्थल है जो कि थार मरुस्थल है, वह भारत और पाकिस्तान तक विस्तारित है। कुछ भाग इसका पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ भाग भारत में पड़ता है। अगला हमारा रेगिस्तान है काराकुम रेगिस्तान, जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं पठार। जैसा कि जानते हैं कि एशिया में बहुत सारे पठार हैं, लेकिन हम एशिया के कुछ गिने चुने पठारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है यूनान का पठार, जो कि दक्षिणी चीन में स्थित है। अगला हमारा पठार आता है शान का पठार, जो कि म्यांमार में स्थित है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। अगला है हमारा पामीर का पठार, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। अगला हमारा पठार है तिब्बत का पठार, जो कि चीन में स्थित है। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार कहते हैं और इसे संसार की छत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला हमारा पठार है अनातोलिया का पठार, जो कि तुर्की में स्थित है। इसके बाद ईरान का पठार याद करने में बड़ा आसान है, ईरान में स्थित है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याकूत का पठार, जो कि रूस में स्थित है। रूस के बारे में आप खासियत जानते होंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि रूस है। रूस का लगभग 2/3 भाग एशिया में और 1/3 भाग यूरोप में आता है। यूरोप में एशिया से
रूस को यूराल पर्वत अलग करता है और काकेकस पर्वत नीचे से। अब हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख जनजातियों के बारे में। सबसे पहली हमारी जनजाति है रोहिंग्या जनजाति, जो कि म्यांमार में पाई जाती है। अगली हमारी जनजाति है चकमा जनजाति, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और अगली हमारी जनजाति है पख्तून, अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है। कुर्द तुर्की और अजरबैजान में पाई जाने वाली जनजाति है। किर्गिज किर्गिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है। याकूत साइबेरियाई रूस में पाई जाने वाली जनजाति है। और कजाक याद करने में बड़ा ही आसान है, कजाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है। मंगोल जनजाति चीन और मंगोलिया में पाई जाती है। और तुर्क जनजाति तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती है। ये देखते हैं एशिया की प्रमुख झीलों के बारे में। उससे पहले जान लेना जरूरी है कि झील क्या होती है। तो ऐसा जलाशय जो चारों ओर स्थल से घिरा हो, ऐसा जलाशय जो चारों ओर स्थल से घिरा हो, झील कहलाता है। सबसे पहली झील है हमारी बैकाल झील, रूस। इस झील की खासियत ये है कि सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। अगर आपसे कोई पूछे विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा रूस में स्थित बैकाल झील। अगला है हमारा अमृत सागर, जो कि जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। इसकी खासियत ये है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लवणीय झील है, जिसकी लवणता 238% के करीब है। अगली है हमारी झील वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है। ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, 330% के करीब इसकी लवणता है। अगली हमारी झील है कैस्पियन सागर। अगर कैस्पियन सागर की खासियत जानने के बारे में हम लोग देखें तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। अगली है हमारी झील तोवा झील, जो कि इंडोनेशिया में है। इसके बाद है टेंसिले सेफ झील, जो कि कंबोडिया में स्थित। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहली नदी आती है यूफ्रेटस, जो कि इराक में स्थित है। और इसके बाद टिग्रिस, वो भी इराक में स्थित एक नदी है। अगर हम लोग देखें सिंधु तो अब जानते हैं सिंधु की 5 सहायक नदी हैं। सबसे पहली सिंधु की सहायक नदी है झेलम, इसके बाद है व्यास, फिर है रावी, फिर है सतलुज और लास्ट में हमारी चिनाव। ये 5 सहायक नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगली देखते हैं इरावती नदी। अगर इरावती नदी की बात करें तो म्यांमार का एक शहर है यंगून इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे म्यांमार की जीवन रेखा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगली हमारी नदी है सावलीन नदी। ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। यांगटीसी क्यांग, इसी साल 2021 में एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा यांगटीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और अगली नदी है हमारी हांगो नदी, जिसे हम पीली नदी के रूप में भी जानते हैं। और हांगो नदी को चीन का अशोक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम पढ़ेंगे एशिया के देश तथा उनको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। सबसे पहला देश है नहरों का देश पाकिस्तान, याद करना बहुत ही आसान होगा। अगला हमारा देश है नदियों का देश, जिसे बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को जाना जाता है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। निषिद्ध शहर लासा, जो कि तिब्बत में स्थित है। उगते हुए सूर्य का देश आप लोगों को पता होगा, जो कि जापान है। और संसार की छत तिब्बत का पठार के रूप में जाना जाता है। तिब्बत के पठार को ही हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। और चीन का शोक हांगो नदी और पीली नदी की संज्ञा भी हांगो नदी को दी गई है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ये हमारा एशिया से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आने वाली वीडियो में इसी से जुड़े हम आपको 50 प्रश्न कराने वाले हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।